देखिए जी, क्वेश्चन में क्या बात बोलता है। देखिए इस इक्वेशन को ना, अगर हम इस इक्वेशन को समझे कि साहब टीपी क्या है, पीसी ऑब्लिक बाय 2 क्या है, आर क्या है, पीसी वन क्या है, टीपी वन क्या है, आर क्या है, इसको अभी इक्वेशन को ना समझो मत। अब मैं सिंपल आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, उस क्वेश्चन को जब हम करेंगे ना तो मैं आपको बताता चलूंगा कि साहब यहाँ पे टीपी वन क्या है, पीसी क्या है, पीसी वन क्या है, टीपी वन क्या है, आर क्या है, वो सब चीज वहां पे क्लियर होती जाएगी। अभी बस टीपी को समझ लो, टैक्सेबल परक्विजिट्स है, सिंपल सी बात है, मैं और कुछ नहीं समझना, वो भी इंटरेस्ट वाला पोर्शन। क्यों? क्योंकि टैक्सेबल परक्विजिट इंटरेस्ट वाला पोर्शन वो हम रूल 3B पढ़ रहे हैं, 3B में इंटरेस्ट की बात कर रहा है। जो नॉर्मल 7.5 लाख से ऊपर था, सेक्शन 17(2)(7) में वहां पे सिंपल कहते हैं 7.5 लाख से एक्सेस पोर्शन आपका टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, तो ये इक्वेशन थोड़ा सा ध्यान रखना, टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 इंटू आर प्लस पीसी वन टीपी वन डिवाइड बाय इंटू आर, ये सिंपल सी इक्वेशन है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड। अब इस क्वेश्चन में जितनी बातें लिखी हुई है ना, इन बातों को जरा ध्यान से समझना और एक जगह लिखना है हमें, क्योंकि ये इसमें ना बहुत सारी काम की चीजें लिखी हुई हैं। देखते हैं क्या क्या बातें हैं। कि मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज सीएफओ ऑफ एबीसी लिमिटेड। Mr. X is appointed as a CFO of ABC Limited in Mumbai from 1st September 2022। ठीक बात है कि भैया वो CFO अपॉइंट हुआ है 1 सितंबर 2022 को। उसकी जो बेसिक सैलरी थी वो 6 लाख रुपए प्रति माह थी, पर मंथ 6 लाख रुपए थी। भैया CFO तो 6 लाख रुपए प्रति माह होगी भी। ही इज पेड 8% एज डीए, 8% डीए मिलता था, और 10% वो कंट्रीब्यूट करता था अपनी पे और डीए का अपने पीएफ अकाउंट में। ठीक है, बेसिक सैलरी 6 लाख थी, 8% डीए था, और 10% वो अपना कंट्रीब्यूट कर देता था रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, किसका, पे बेसिक और डीए का। एंड द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट, इसका मतलब कंपनी जितनी अमाउंट एम्प्लॉय डालता था उतनी ही अमाउंट एम्प्लॉयर भी उसके पीएफ अकाउंट में, आरपीएफ अकाउंट में डाल रहा था। एक्युमुलेटेड बैलेंस इन आरपीएफ ऑन 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024, इसका मतलब 23 का ओपनिंग, 24 का क्लोजिंग, प्लस 24 का जो 31 मार्च 24 का जो क्लोजिंग होगा वो 1 अप्रैल 24 का ओपनिंग हो जाएगा। उसके बाद 31 मार्च 25 का क्लोजिंग। तो यहां पर हम ना इन सब बातों को ऐसे लिख लेते हैं। पहले हमें यहां पे बात समझनी पड़ेगी। देखिए, मिस्टर ए थे जो अपॉइंट हुए थे एज अ सीएफओ, लेकिन कब अपॉइंट हुए? 1 सितंबर 2022 में, 1 सितंबर 2022 में। अगर मैं समझूंगी प्रीवियस ईयर कौन सा लगेगा, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का प्रीवियस ईयर में, और इस प्रीवियस ईयर के अंदर इन्होंने 1 सितंबर को जॉब ज्वाइन करी है। इसका मतलब इस प्रीवियस ईयर में इन्होंने सिर्फ 7 महीने ही जॉब करी है भाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो 22-23 के प्रीवियस के अंदर, प्रीवियस ईयर अगर मैं कहूं 22 और 23 में इन्होंने सिर्फ 7 महीने जॉब करी है, हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 7 महीने इन्होंने जॉब करी है। इसके बाद इन्होंने कहा कि साहब आपका जो बेसिक है ना, इन्होंने इसके बाद बात कही कि साहब आपका जो बेसिक है वो है आपका 6 लाख रुपए पर मंथ। इसका मतलब, हाँ जी, तो बेसिक सैलरी थी मेरी 6 लाख रुपए प्रति माह। 12 महीने की अगर मैं काउंट करूं तो ये हो जाएगी 72 लाख। लेकिन मुझे जो प्रीवियस ईयर 22-23 है ना, प्रीवियस ईयर 22-23 में मुझे ध्यान देना पड़ेगा, इसने सिर्फ 7 महीने ही काम करा है, तो यहां पर मेरे है 42 लाख रुपए। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर 22-23, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हमारा जो आगे प्रीवियस ईयर आएंगे उसके लिए बात करते हैं। एक काम करते हैं, अभी हम सिर्फ 22-23 की बात कर रहे हैं, तो 22-23 की सैलरी हमने ऐसे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, 22-23 प्रीवियस ईयर है मेरा, हमने ऐसे निकाल ली। इसके अलावा हमारे जो क्वेश्चंस में दिया गया वो कहता है कि भैया यहां पर इसकी जो है डीए है 8% है, और आरपीएफ में जो कंट्रीब्यूट करता है वो बेसिक प्लस डीए का 10% वो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इतनी बात गिवन है।
कि भैया देखो क्वेश्चन को करने से पहले ना उसको समझना बहुत जरूरी है। 22-23 के प्रीवियस ईयर में उसने 7 महीने काम करा है, डीए 8% है और आरपीएफ में उसने बेसिक और डीए का 10% कॉन्ट्रीब्यूट करा है। ये बात हमें क्लियर हो गई। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में जो और बात बोली गई है ना, उसमें उन्होंने कुछ और बात बोली, बताइए क्या बताया उन्होंने। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, उन्होंने क्वेश्चन में लिखी है बात कि भैया आपको ना यहां पर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या आरपीएफ का जो बैलेंस दे रखा है, कहते हैं ना अक्यूमुलेटेड बैलेंस इन आरपीएफ ऑन 1/4/2023, 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2024 के आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम अपने बैलेंसेस भी यहां लिख लेते हैं, हमें ये आगे काम आएंगे बड़े आपके। आरपीएफ का जो बैलेंस है ना 1/4/2023 को गिवन है, 1/4/2024 सॉरी 31 मार्च 2024 को गिवन है और 31 मार्च 2025 का गिवन है। ठीक है, ये हमें बैलेंसेस गिवन है। कितने कितने बैलेंसेस गिवन है? 1 अप्रैल 2023 को बैलेंस गिवन है 181 का, बुक से देख लेता हूँ स्टडी मटेरियल। 31 मार्च 2024 को गिवन है 27,43,048 का और 31 मार्च 2025 को जो बैलेंस गिवन है वो है 40,48,555 का। ये मेरे आरपीएफ के बैलेंसेस गिवन है। ठीक है, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई है। देखिए अभी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं करा, अभी सिंपल मैंने जो क्वेश्चन में बात बताई है मैंने उसको एक जगह लिख लिया ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझाने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो। इतनी बात मैंने समझ ली। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखिए हमें क्वेश्चन में जितना डेटा गिवन था ना हमने ऑलमोस्ट सब लिख लिया है। अब हमें आगे बात क्या बोलती है, कंप्यूट द परक्यूजिट्स वैल्यू चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड मिस्टर एक्स अंडर सेक्शन 17(2)(7) और 70(2)(7)(a). 70(2)(7) में क्या है 7.5 लाख से एक्सेस पोर्शन और 70(2)(7)(a) में क्या है 7.5 लाख से ऊपर एक्सेस पोर्शन पे मिलने वाला इंटरेस्ट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। इसका मतलब प्रीवियस ईयर मेरा कितना आ जाएगा 23-24 का, एंड असेसमेंट ईयर 25-26। इसका मतलब मेरा प्रीवियस ईयर आ जाएगा 24-25 का। Prior to 1 सितंबर 2022 ही वॉज कंसल्टेंट हुज प्रोफेशनल फीस वर टैक्सेबल अंडर एट पीजीपीपी। हमें इस लाइन से भी कोई लेना देना इतना है नहीं, हमें सिंपल सैलरी से रिलेटेड बात करनी है। इसने बता दी कि भैया 1 सितंबर 2022 से पहले वो सैलरी काम ही नहीं कर रहा था, वो पीजीपीपी का हेड में टैक्सेबल था, इसका मतलब प्रोफेशनल सर्विस दे रहा था। तो सैलरी हेड के जो सेक्शन 70(2)(7) और सेक्शन 17(2)(7)(a है वो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। वो एप्लीकेबल 1 सितंबर 2022 से उसके बाद ही हो सकता है क्योंकि वो जॉब में ही तभी आया, उससे पहले मैं एप्लीकेबल ही नहीं करा सकता। ठीक है, तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। ठीक बात है, अगर यहां पर ये पहले भी जॉब कर रहा होता तो साहब हमें पहले का रिकॉर्ड भी देखना पड़ता। क्यों? क्योंकि भैया ये जो सेक्शन एप्लीकेबल हुआ है वो 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल हुआ है। 1 अप्रैल भाई इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 मतलब 20-21 के प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर 21-22 से एप्लीकेबल हुआ है। तो 1 अप्रैल 2020 या उससे बाद से एप्लीकेबल हो गया है। अब इसने जो कह रहा है कि भैया हमारे पहले ये जॉब अगर कर रहा होता तो हमें 1 अप्रैल 2022 तक का डिटेल देखनी पड़ती क्योंकि सेक्शन वहां से एप्लीकेबल हो गया है। लेकिन 1 अप्रैल 2020 से पहले सेक्शन एप्लीकेबल नहीं थी, वहां हमें ध्यान नहीं देना पड़ता इसके लिए। ठीक है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। अब लेकिन क्वेश्चन में कहते हैं कि भैया 1 सितंबर 2022 से पहले जॉब कर ही नहीं रहा, तो हमें सिर्फ 1 सितंबर 2022 से ही मतलब रहेगा। ठीक बात है। अब हमें कैलकुलेट करना है सेक्शन 70(2)(7) और 17(2)(7)(a) में प्रीवियस ईयर 23-24 और प्रीवियस ईयर 24-25 के डिटेल। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। देखिए इतनी बात हमने लिख ली है, इतनी बात हमने लिख ली। अब मैं इसको ना थोड़ा सा कर रहा हूं रब, क्योंकि ये बात आपने समझ ली, जान ली। अब हमारा क्वेश्चन होता है स्टार्ट। यहां पे जितनी बातें लिखी उसी डेटा को ही मैं यूज करूंगा और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर, पहला हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर की बात कर रहा है 24-25 के बारे में बोल रहा है कि भैया 24-25 या प्रीवियस ईयर 23-24 में सेक्शन 17(2)(7) में आप परक्यूजिट टैक्सेबल करो। पहली बात इसने बोली
कि भैया असेसमेंट ईयर 24-25 या प्रीवियस ईयर 23-24 के में होने वाला जो सेक्शन 17(2)(7) में परक्विजिट्स है वो टैक्सेबल करो। बड़ा सिंपल सा है। क्यों सिंपल सा क्यों है, मैं बताता हूं क्यों है सिंपल सा। 23-24 में इसकी बेसिक सैलरी क्या थी, 6 लाख रुपए थी, इंटू 12, 23-24 में तो पूरे साल ही काम करा है, 72 लाख रुपए। इसमें इसका डीए था 8%, 72 लाख का 8% डीए हम ले लेंगे यहां पर, ठीक है। 72 लाख का 8% डीए कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट दीजिए जरा। ये आ जाएगा कितना, 576, 5,76,000। अब कहता है कि जो इसने आरपीएफ पे पैसा डाला है ना, वो बेसिक प्लस डीए का 10% डाला है, तो 72 लाख प्लस 5,76,000 का टोटल कितना आएगा, 76,000 का 10% हो जाएगा 7,77,600, 7,77,600, ठीक है भाई। सिंपल सा है ना। सेक्शन 17(2)(7) में तो हमें देखना है कि 7.5 लाख से ज्यादा कितना एक्सेस पोर्शन है। अच्छा, हमने एक बार लाइन वहां पे पढ़ी थी कि साहब जितना पोर्शन एम्प्लॉय अपने आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, जितना पोर्शन एम्प्लॉय अपने आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है एंड द कंपनी कंट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 7,77,600 एम्प्लॉय ने डाला है तो इतना पोर्शन ही एम्प्लॉयर ने भी डाला होगा, एम्प्लॉयर ने भी सेम अमाउंट डाला होगा। हमने कहा था कि भैया 7.5 लाख से एक्सेस मत करना, तुमने तो 7.5 लाख से एक्सेस कर दिया। कितना एक्सेस हो गया, 7,76,600 माइनस 7.5 लाख, 27,600 मेरा टैक्सेबल परक्विजिट्स हो जाएगा सेक्शन 17(2)(7) के अंदर। यही पढ़ा हमने, सिंपल, बड़ा सिंपल सा है ये। देखिए 7.5 लाख से ऊपर जितना पोर्शन था, क्योंकि एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूट करा है, एम्प्लॉय ने ही सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है, तो 7.5 लाख से ऊपर 27,600 आपका सेक्शन 72(7) के अंदर टैक्सेबल हो गया। ठीक बात है, हो गया टैक्सेबल, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टैक्सेबल हो गया। अब हमें आगे चलना है, आगे चलना है, हमें कैलकुलेट करना है सेक्शन 17(2)(7)(a) को। अब हमें आगे चलना है और हमें कैलकुलेट करना है सेक्शन 17(2)(7)(a) में। अब इसमें कैलकुलेट करने के लिए, सेक्शन 17(2)(7)(a) में कैलकुलेट करने के लिए हमारी जो इक्वेशन अब यहां पर काम आएगी, इक्वेशन क्या थी, टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाई 2 इंटू आर प्लस TP1 प्लस PC1 इंटू आर। ये इक्वेशन है। TP इज इक्वल टू PC ऑब्लिक बाई 2 इंटू आर प्लस TP1 प्लस PC1 इंटू आर। अब यहां पर कैलकुलेट करना है कि ये बात क्या क्या होती है। देखिए मैं बताता हूं। PC1 होता है आपका जो सेक्शन 17(2)(7) के अंदर, सेक्शन 72(7) के अंदर पोर्शन टैक्सेबल हुआ है, मतलब 7.5 लाख से एक्सेस वाला पोर्शन, जो सेक्शन 17(2)(7) में टैक्सेबल हुआ है 7.5 लाख से एक्सेस वाला पोर्शन हमारा कितना था, वो 27,600 अभी हमने कैलकुलेट कर रहा है। इसको करेंगे डिवाइड बाय 2। क्यों करेंगे अभी मैं बात बताता हूं। अभी आर को ऐसा का ऐसे ही लिख लीजिए। TP1 कहता है कि पिछले साल आपका कोई इंटरेस्ट वाला पोर्शन सेक्शन 17(2)(7)(a) के अंदर पिछले साल में कुछ अमाउंट टैक्सेबल था, भैया कुछ भी टैक्सेबल नहीं था, कुछ भी टैक्सेबल नहीं था। अगर हम यहाँ पे कौन से ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। हमें 2023-24 का कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर हम पिछला साल देखें 2022 और 23, क्या इस प्रीवियस ईयर में भी ये प्रोविजन लगते थे? हाँ सर, इस प्रीवियस ईयर में भी ये प्रोविजन लगते थे। अगर मैं पिछले साल में जाऊं, अगर मैं पिछले साल में जाऊं तो 6 लाख रुपए 7 महीने प्लस 8% डीए का 10% मुझे ये देना पड़ेगा। जरा कैलकुलेट करें हम जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। भाई 42 लाख हो गया, ये
42 लाख प्लस 8% का 10%, ये आता है 4,53,600। 4,53,600 और हमें कितने से पोर्शन से एक्सीड कराना था? 7.5 लाख से ऊपर। इसका मतलब 22-23, हमें 7 महीने इसलिए लेने पड़े ना कि उससे पहले वो जॉब में था ही नहीं। इसका मतलब 22-23 वाले प्रीवियस ईयर में मेरा सेक्शन 17(2)(7) में कुछ टैक्सेबल नहीं था, और जब सेक्शन 17(2)(7) में कुछ टैक्सेबल नहीं है तो इंटरेस्ट तो मुझे उसी पर लगाना है, तो सेक्शन 17(2)(7)(a) भी कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल ना ही मेरा कोई एक्सेस अमाउंट था, ना ही मेरे एक्सेस अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट था, तो क्या इसको मैं जीरो कर सकता हूं? हाँ सर, इसको जीरो कर देता हूं, आर। अब ये आर क्या है? आर की कहानी थोड़ी सी अलग है। आर की कहानी कहता है आर इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय फंड एवरेज। अब हमें यहां निकालना है इंटरेस्ट। अब हम यहां पर इंटरेस्ट कैसे निकालें? इंटरेस्ट कैसे निकालें? अब यहां पे बड़ी दिक्कत है, इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए? हमें निकालना है कि साहब इस 27,600 में हमें इंटरेस्ट वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है। जरा ध्यान दीजिए, हमने और भी डिटेल इस क्वेश्चन के लिए की थी। हमारे पास रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस थे। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस थे। अगर मैं प्रीवियस ईयर 23-24 की बात करूं तो मेरे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस था, कुछ क्लोजिंग बैलेंस था। 31 मार्च 2024 को मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस था 27,43,048, और इस 23-24 का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 98,1137। ये बैलेंस था। हाँ साहब, ये बैलेंस था। अगर मैं क्वेश्चन में दोबारा देखूं, आपको दिखा दूं एक बार कि हमारे पास कुछ बैलेंसेस भी तो थे। हमारे पास ये बैलेंस था, हमने ये बात बोली है कि भैया 1 अप्रैल 2023 को मेरे पास ओपनिंग ये था, और 31 मार्च 24 का क्लोजिंग 27,43,48 यही था। तो मैंने भी तो यहाँ पे यही बात लिखी है, मैंने भी यहाँ पे बात लिखी है। मेरा ये रहा क्लोजिंग, ये रहा मेरा ओपनिंग, यही बात लिखी मैंने। हाँ साहब, बिल्कुल ये बात लिखी है। अब मुझे एक बात देखनी बताइए कि 1 अप्रैल 2023 को अगर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 9,81,137 रुपए थे, तो क्लोजिंग 27,43,048 कैसे हो जाएंगे भाई? क्लोजिंग 27,43,048 कैसे हो गई? अपने आप ही बढ़ता गया, इंटरेस्ट इतना ज्यादा लग गया? नहीं सब ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? हम अपने एम्प्लॉय अपने प्रोविडेंट फंड में 10% बेसिक और डीए का कंट्रीब्यूट करता है। हाँ सर, कंट्रीब्यूट करता है, हमने एक बात पढ़ा था ना। हाँ सब कंट्रीब्यूट। इसका मतलब इसके अंदर किसी जो बैलेंस का मूवमेंट है, ये मूवमेंट के दो रीजन होंगे। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, कितना था? 777,600 था कंट्रीब्यूशन। 777,600 में ऑलरेडी कैलकुलेट करेंगे कि भाई बेसिक प्लस डीए का 10% वो कैलकुलेट करता है। अच्छा, सिर्फ एम्प्लॉय का ही पोर्शन रहा होगा? हमने एक वर्ड लिखा था कि एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट ही कंट्रीब्यूट करता है। हाँ सर, एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट ही कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब 27,43,048 का जो क्लोजिंग है उसके अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों हैं। तो एक काम करते हैं ना, हम इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। इंटरेस्ट निकालने का तरीका, इंटरेस्ट हम इसको इस तरह से निकालेंगे, 27,43,048 माइनस 981,37 माइनस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। या इसको हम इस तरह से लिखना चाहिए मैं कि 27,43,048 में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन घटा दो, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन घटा दो, तो मेरे पास जो बैलेंस होगा उसमें से अगर मैं ओपनिंग बैलेंस भी हटा दूं तो क्या मेरा ये इंटरेस्ट वाली अमाउंट निकल के नहीं आ जाएगी? भैया ओपनिंग क्लोजिंग में से मैंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन घटा दिया, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन घटा दिया, जो बैलेंस बचा वो तो मेरा इंटरेस्ट ही तो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितना अमाउंट बचेगा इंटरेस्ट के नाम पे, 27,43,048 माइनस 777,600 माइनस 777,600, ये हो गया मेरा एम्प्लॉय का, ये हो गया मेरा एम्प्लॉयर का, ये हो गया मेरा ओपनिंग, ये हो गया मेरा क्लोजिंग। तो बैलेंस मेरा कितना बचेगा? ये मेरा आ जाएगा 2,06,711 रुपए का आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा।
2,06,711 का आपका इंटरेस्ट निकल कर आएगा। इसमें सबको लेस कर दें, 2,06,711 का आपका इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये सब वर्किंग नोट को अलग बनाना है, हम क्वेश्चन में नहीं दिखाएंगे, इसको वर्किंग नोट अलग बनाना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे आर की। आर होता है इंटरेस्ट डिवाइड बाय फंड एवरेज। अब फंड एवरेज क्या होता है? इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, फंड एवरेज क्या होता है? फंड एवरेज कहता है कि भैया ये जो आपने इंटरेस्ट निकाला है ना, ये अब ध्यान से तो क्या मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता सकता हूं कि किस अमाउंट पे इंटरेस्ट है? नहीं बता सकता, क्योंकि ओपनिंग में भी है, ओपनिंग का भी पोर्शन इंटरेस्ट में जो लगा है, उसके बाद हमने कुछ फंड कंट्रीब्यूट भी करा है, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे हमें लगाना है ना, उसने भी कुछ कंट्रीब्यूट करा है। तो एक तरह से देखा जाए लास्ट प्रीवियस ईयर का भी कुछ फंड होगा जो यहां पर आ रहा होगा, भाई वो भी तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा, उस पर टैक्स नहीं लग रहा होगा या इंटरेस्ट नहीं लग रहा होगा, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन फंड तो उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हम कौन सा फंड ले जिसपे एग्जैक्टली इंटरेस्ट लगना चाहिए। तो हम कह रहे हैं ये जो इंटरेस्ट लग रहा है ना, ये एवरेज फंड पे लग रहा है। इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग और ओपनिंग को अगर मैं एवरेज आउट कर लूं तो मान के चल रहे हैं हम इस एवरेज फंड पे मेरा इंटरेस्ट लग रहा है। तो फंड एवरेज इज इक्वल टू ओपनिंग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बैलेंस प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो आर हम अब निकाल लेते हैं, अभी मैं इसको यहां पर रब कर लेता हूं। इंटरेस्ट था मेरा 2,7,611 डिवाइडेड बाय ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कितना था मेरा? ओपनिंग था ये प्लस क्लोजिंग था 27,43,048 डिवाइड बाय 2। तो ये वैल्यू मेरी कुछ निकल के ऐसे आ जाएगी, 2,7,6,11,11 डिवाइड बाय 18,62 समथिंग लाइक दैट, 18,62,092। ठीक है, तो ये मेरा आएगा 0.111, ये मेरा आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ये जो मैंने इंटरेस्ट कमाया है वो इस फंड में कमाया है, तो 0.011 मैंने करीब करीब इंटरेस्ट कमाया अपने ऑन एन एवरेज फंड पर, अपने ऑन एन एवरेज फंड पे। तो PC1 था हमारा जो एक्सेस पोर्शन टैक्सेबल करा है 27,600 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.0111। अब यहां पे मैंने 2 क्यों करा है? फिर वही बात आ गई, भैया 27,600 पूरे साल भर रहा है ना मेरे पास, ये तो मैं हर महीने का निकालूं कंपाउंडेड करके, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, वो बड़ा टेक्निकल कैलकुलेशन। हमने कहा कि भैया एक काम करो, 27,600 पे इंटरेस्ट लग रहा है ना, ऑन एन एवरेज मान के चल लो, इसको एवरेज आउट कर दो कि पूरे साल में आपका ऑन एन एवरेज डिवाइड बाई 2 करके ये बैलेंस रहा था जिस पर हमने इंटरेस्ट कमाया है। तो 27,600 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.011, जो आपका इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो इंटरेस्ट समथिंग निकल कर आएगा 1,531 रुपये 80 पैसे। जो आपका इंटरेस्ट निकल कर आएगा 1,531 रुपये 80 पैसे सेक्शन 1727A में जो टैक्सेबल होगा। देखिए 1,531 रुपये पोर्शन टैक्सेबल करने के लिए ये आपकी इनकम में जाएगा, आपका परक्यूजिट टैक्सेबल होगा सैलरी हेड के अंदर, सेक्शन 72(7)(a) के अंदर। 1,531 की कैलकुलेट करने के लिए, 1,531 अमाउंट टैक्सेबल करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी? ठीक है, 1,531 रुपये निकालने के लिए हमें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। तो अगर प्रीवियस ईयर की हम बात करें, कौन से प्रीवियस ईयर के हमने निकाला है? हमने प्रीवियस ईयर निकाला है 23-24 या असेसमेंट ईयर 24-25। उस प्रीवियस ईयर में हमारा जो सेक्शन 17(7) के अंदर अमाउंट टैक्सेबल हुआ वो था हमारा 27,600, और जो अमाउंट हमारा सेक्शन 17(7)(a) के अंदर टैक्सेबल हुआ वो अमाउंट था 1,531। वो अमाउंट था 1,531। ठीक है, तो ये हुई हमारी इस प्रीवियस ईयर की बात। लेकिन अब इसमें एक पॉइंटर बाकी है, क्या है वो? इसमें बात एक छोटी सी ये है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन के अंदर एक सेक्शन होता है सेक्शन 10-12, जिसमें कहता है कि साहब आपको अगर अगर एम्प्लॉय, भाई नॉर्मली क्या होता है, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉय अगर आरपीएफ में कुछ कंट्रीब्यूट करता है उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट सेक्शन 10-12 में एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन प्रोविजन कहता है कि अगर एम्प्लॉय ने 2.5 लाख से अधिक कंट्रीब्यूट करा है
अगर कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख रुपए है तो सेक्शन 10-12 की एग्जामिशन उसको नहीं मिलेगी। और हमारे वाले क्वेश्चन में भी उसने 22-23 प्रीवियस ईयर में भी जो कंट्रीब्यूशन करा था वो 2.5 लाख से ज्यादा था, 23-24 में भी कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा था। तो उसमें कह रहा है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें 10-12 की एग्जामिशन नहीं होगी तो उस पर टैक्स लगेगा। तो उसके लिए सेक्शन 10-12 का थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो अभी मैं उस पॉइंट को नहीं छेड़ रहा हूं क्योंकि अभी हम सिंपल अपना सेक्शन 17-7 और सेक्शन 17-7A पे ही फोकस करते हैं। ये भी लेकिन टैक्सेबल पार्ट होगा जब सेक्शन 10-12 का थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा कवर अप कर लेंगे। तो अभी हम सिर्फ अपने इन 2 सेक्शन तक लिमिट रहते हैं, परक्विजिट तक, ठीक है, क्योंकि उस दो पार्ट को छेड़ूंगा तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। तो अभी मान के चल रहे हैं हम उसको पार्ट नहीं छेड़े, बाद में कभी डिस्कशन कर लेंगे उसका। चलिए, तो ये तो हमने प्रीवियस ईयर 23-24 के बारे में बात कर ली, प्रीवियस ईयर 23-24 के बारे में बात कर ली। अब हम जरा आते हैं प्रीवियस ईयर 24-25 में। अब हम आते हैं अपने प्रीवियस ईयर 24-25 में। ये मेरा असेसमेंट ईयर 25-26 या फिर प्रीवियस ईयर 24-25, ठीक है, सेम चीज है। सेक्शन 17-7 में क्या टैक्सेबल होगा। अब देखिए, इसमें इस ईयर में निकालना बड़ा इजी है, क्यों? क्योंकि हमारे ना सैलरी में कोई चेंजेस नहीं है। तो सैलरी में चेंजेस नहीं है, इसका मतलब हमने इस बार भी एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट करा होगा वो 777,600 करा होगा और 7.5 लाख तक की लिमिट है। इसका मतलब इस बार भी 27,600 इस सेक्शन के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। हमने पहले कैलकुलेट करा है, 777,600 कैसा आया है, ये हम पिछले साल ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसका मतलब 27,600 सेक्शन 17-7 के अंदर इस बार भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब जो दूसरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सेक्शन 17-7A में। फिर इक्वेशन देख लेते हैं। टैक्सेबल परक्विजिट क्या होता है? PC डिवाइड बाई 2 इंटू R प्लस TP1 प्लस PC1 इंटू R। अब PC1 क्या है हमारा? 27,600 डिवाइड बाई 2 इंटू R प्लस TP1 क्या हमें पता है? हाँ सर, TP1 तो हमने निकाला है। कितना हमने TP1 निकाला था? 1531 हमने TP1 निकाला था। भाई इतना ही इंटरेस्ट तो हमने टैक्सेबल करा था पिछले साल, 1531 हमने इतना ही तो टैक्सेबल करा था। PC1 क्या था पिछले साल? 27,600 था पिछले साल भी। सत्ताईस छः सौ था पिछले साल भी, इंटू R, ठीक है। अब हमें जो काम करना है वो क्या काम करना है? R के लिए काम करना है। और R कहता है I डिवाइड बाय फंड एवरेज। I कैसे निकालेंगे? फिर वही बात आ जाएगी। I निकालने के लिए क्लोजिंग PF का बैलेंस माइनस ओपनिंग PF का बैलेंस माइनस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो क्लोजिंग मेरा बैलेंस कितना था मेरा बैलेंस क्लोजिंग 46। देख लें क्वेश्चन में एक बार, कितना बैलेंस था? 46,48,555 क्लोजिंग था और 27,43,048 ओपनिंग था। तो इसको हम देख लेते हैं। छियालीस 48,555 क्लोजिंग और ओपनिंग था मेरा 27,43,048। इस बार भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सेम ही है, 777,600 777,600, ये दोनों लेस कर लेंगे ना तो सारा लेस हो जाएगा। तो मेरा वैल्यू निकल के आएगी 350,307। इसका मतलब 3,50,307 रुपये का इंटरेस्ट है। फंड एवरेज निकालेंगे। फंड एवरेज निकालने के लिए क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइड बाय 2, 36,95,802, ठीक है। आर आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट आर निकल के आएगा मेरा 36,95,802.009479 समथिंग कुछ इस तरह से आएगा, 9479 समथिंग कुछ ये निकल के आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 27,600 डिवाइड बाई 2 इंटू
0.0947 प्लस 1531 प्लस 27,600 इंटू 0.0947। तो सब ये कैलकुलेट अगर आप जब करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 1380 इसकी आ गई, और ये आएगा 2761 इज इक्वल टू 4069। देखो कैलकुलेशन ये मैंने थोड़ी लिखी हुई है क्योंकि कैलकुलेशन मुझे फिर यहाँ करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन फॉर्मेट हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 27,600 हमारे इस बार भी निकल के आएगा, आर हमने निकाल लिया। TP1 हमारी पिछली बार की जो टैक्सेबल वैल्यू निकाली थी 1531 थी हमारी वो, और PC1 हमारा जो है 27,600 वो हर साल की कांस्टेंट है, पिछले साल भी इतना था, इस साल भी इतना ही है। PC1 क्या है मेरा एक्सेस पोर्शन 7.5 लाख रुपए से, ठीक है। तो ये जो मेरा सेक्शन 17(2)(7) में ए में टैक्सेबल निकल के आएगा वो आएगा 4069, और हमने सेक्शन 17(2)(7) में जो वैल्यू निकाली वो निकाली है 27,600 की, ठीक है। ये तो हर बार वही वैल्यू निकल के आएगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब अगर आप जो यहाँ पर इन डेफिनेशन की फुल फॉर्म दे रखी है ना, मतलब इन इक्वेशंस की अगर हम यहाँ पे देखें ना, आई, फंड एवरेज, TP1, PC1, PC, TP, ये सब क्या होता है देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। TP क्या है? टैक्सेबल पर्पस सेक्शन 72(7)(a) में, सही बात है। PC क्या है? अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख रुपए, सही बात है। PC1 क्या है? अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेस 7.5 लाख रुपए फॉर द प्रीवियस ईयर और ईयर्स कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020 अदर देन द करंट प्रीवियस ईयर। मैंने फिर बता रहा हूँ, PC1 हमें हमारे वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ पिछले साल का लिया है, क्योंकि उससे पिछले साल में 7.5 लाख से एक्सेस ही नहीं हो पा रहा था, और पहले की अगर बात करें तो वो एम्प्लॉय नहीं था कहीं पर, वो अपना जॉब कर रहा था, इसलिए हमने पिछले साल का कंसिडर नहीं करा। अदरवाइज आपको 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होने वाले जितने प्रीवियस ईयर है, हर प्रीवियस ईयर का देखना पड़ेगा। TP1 क्या है? पिछले प्रीवियस ईयर्स में सेक्शन 72(7)(a) के अंदर जो भी वैल्यू टैक्सेबल हो रही है वो लेनी पड़ेगी। आर हमारा आई डिवाइड बाय फंड एवरेज है, आई हमारा एग्रीगेट और अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ इनकम ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, ये हमने इस बार की इंटरेस्ट है। फंड एवरेज होता है अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ बैलेंस टू द क्रेडिट, ये हमने ऑन द फर्स्ट डे ऑफ करंट प्रीवियस ईयर, ऑन द लास्ट डे ऑफ करंट प्रीवियस ईयर का जो BRPF में बैलेंस होता है। तो अगर हम पहले इन इक्वेशंस को पढ़ते ना तो शायद हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती, अगर हम पहले इस इक्वेशंस को देखते, इसलिए पहले मैंने क्वेश्चन कराया। अब आप इक्वेशन को देखेंगे आपको एक बार में समझ में आएगा कि सब इक्वेशन में क्या बात लिखी हुई है, और ये हमारा क्वेश्चन था। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेंगे, बिल्कुल चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए जी, ये था आज हमका हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच। और फिर वही बात बोलूँगा कि दिल्ली सेंटर में फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है CA इंटर डायरेक्ट एक्स की। अगर आप फेस टू फेस क्लासेस में इंटरेस्ट हो या ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मैसेज करो, पिंग करो, कॉन्टैक्ट करो, डिटेल्स आपको शेयर करी जाएंगे। तब तक टिल देन थैंक यू, बाय बाय।